नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस में। आज की क्लास में एम्स नर्सिंग ऑफिसर का 2018 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अ chronic alcoholic patient blames his family environment for its alcoholism. Which of the following defense mechanism was used by the patient? A. Denial, B. Projection, C. Rationalization, D. Sublimation। जब एक व्यक्ति जो कि शराब का आदी है, शराब का लती है, वह अपने परिवार को इस लत के लिए जिम्मेदार ठहराता है, तो ये एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है साइकोलॉजी में, जिसको कि रेशनलाइजेशन या युक्ति संगत बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि व्यक्ति अपने तर्कों के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से दूसरों को गलत ठहराता है और अपनी बात सिद्ध करता है। इसको रेशनलाइजेशन बोला जाता है। इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोरो रिफ्लेक्स डिसअपियर्स एट विच स्टेज? 1 to 2 months, 4 to 6 months, 6 to 9 months, 9 to 12 months। मोरो रिफ्लेक्स एक बच्चे में ये कितने महीने की अवस्था में डिसअपियर हो जाता है? तो ये हो जाता है 4 से 6 महीने में। ये जो मोरो रिफ्लेक्स होता है, इसमें एक ऐसा रिफ्लेक्स होता है जिसमें बच्चा अचानक से चौंक जाता है, और ये नॉर्मली होता है, सभी बच्चों में होता है और जन्म से ही होता है, और 4 से 6 माह में ये डिसअपियर हो जाता है। यदि जिस भी बच्चे में जन्म से मोरो रिफ्लेक्स नहीं है, तो यह किसी बड़ी बीमारी का संकेत है या किसी प्रॉब्लम का संकेत होता है। तो इस प्रकार से ये जो मोरो रिफ्लेक्स होता है, ये 4 से 6 महीने में डिसअपियर हो जाता है, और ये एक नॉर्मल कंडीशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मिनिमम स्क्रबिंग टाइम फॉर सर्जिकल हैंड वॉश? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट्स, 5 मिनट्स। मिनिमम स्क्रबिंग टाइम सर्जिकल हैंड वॉश के लिए, जब सर्जरी होने वाली होती है उसके पहले, वो है स्क्रबिंग टाइम कितना होता है हैंड वॉश करने का? तो ये होता है लगभग 5 मिनट्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, 5 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which drug is used for prophylaxis of manic depressive disorder? Lithium, valproate, haloperidol, phenytoin। एक ऐसी दवा है जो कि प्रोफाइलैक्सिस, मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर के प्रोफाइलैक्सिस में प्रयोग की जाती है। ये हो जाती है लिथियम। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। Which electrolyte has to be maintained in lithium therapy? जैसे कि बताया गया है, लिथियम मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर में यूज की जाती है, और इसमें किस इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करना चाहिए? क्योंकि इसके द्वारा एक इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें मेंटेन बनाए रखना चाहिए, ये होता है सोडियम। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हाईली हीट हाईली हीट रेजिस्टेंट वैक्सीन इज बीसीजी, एमएमआर, ओपीवी, टीटी। हीट के प्रति जो सबसे अधिक सहन कर सके हीट को, ऐसी कौन सी वैक्सीन होती है? तो आपने देखा होगा, ये होती है टीटी वैक्सीन। टिटनेस टॉक्साइड का जो टीका होता है, ये हीट के प्रति सबसे अधिक रेजिस्टेंस होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। और सबसे अधिक हीट के प्रति जो सेंसिटिव वैक्सीन होती है, ये ओपीवी होती है। इस प्रकार से यदि यहाँ पे सेंसिटिव पूछा जाता तो आंसर ओपीवी होता, और रेजिस्टेंस पूछा है तो आंसर टीटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विच ड्रग इज रिलेटिवली contraindicated in breastfeeding? A. propranolol, B. sulfonylurea, cephalosporin, जिडोबुडीन। कंट्राइंडिकेटेड होती है स्तनपान के समय कौन सी ड्रग?
कंट्रा इंडिकेटेड मानी जाती है, तो ये मानी जाती है सल्फोन्यूरिया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। मोस्ट कॉमन साइट फॉर सेंट्रल लाइन कैथेटराइजेशन: ए इंटरनल जुगुलर वेन, बी फीमरल वेन, सी रेडियल वेन, और वाई रेशियल वेन। तो इसमें से जो सेंट्रल कैथेटर लाइन की जो सबसे मोस्ट कॉमन साइट होती है, सबसे अधिक प्रीफर करने वाली साइट होती है जहां पर ये सेंट्रल लाइन कैथेटराइजेशन किया जाता है, ये होती इंटरनल जुगुलर वेन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच सिरिंज इज यूज्ड फॉर फ्लशिंग PICC: 1 ml, 2 ml, 3 ml, 5 ml। यहां पर सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि PICC मीन्स होता है पेरीफेरली इंसर्टेड सेंट्रल लाइन। तो जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में बताया गया था कि ये जो मोस्ट कॉमन साइट होती है सेंट्रल लाइन कैथेटराइजेशन के लिए, ये कौन सी होती है? जुगुलर वेन होती है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से संबंधित है। इसमें PICC को फ्लश करने के लिए कितने ml की सिरिंज का प्रयोग करते हैं? तो ये करते हैं 5 ml की सिरिंज का। PICC मीन्स होता है पेरीफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर। तो इसके जब फ्लश करने का काम कितने ml की सिरिंज से करते हैं? 5 ml की सिरिंज से किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डेलेरियम ट्रेमेंस आर विड्रॉल सिम्टम्स ऑफ एल्कोहलिज्म: कोकेन, ओपियोइड्स, कैनाबिस। डेलेरियम ट्रेमर्स होते हैं, ये किसके विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं? तो ये विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं जब कोई व्यक्ति अचानक से शराब पीना बंद कर दे, एल्कोहल लेना बंद कर दे, तो उसको डिलेरियम ट्रेमर्स आते हैं। ये इसके क्या होते हैं? विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर परफोरेशन ऑफ अपेंडिक्स: ए पेरिटोनाइटिस, बी हेमरेज, सी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, डी पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज, या इसको PID भी बोला जाता है। तो यहाँ पर जब परफोरेशन करते हैं अपेंडिक्स का, अपेंडिक्स को हटाते हैं, तो इसका जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है ये क्या होता है? तो ये होता है पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस का मतलब ये होता है कि जो पेरिटोनियम है उसमें होने वाला इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन को पेरिटोनाइटिस बोलते हैं। क्योंकि जितनी भी एब्डोमिनल कैविटी है इसको पेरिटोनियम कवर करती है, सबसे बड़ी झिल्ली होती है। तो जब ये अपेंडिक्स का परफोरेशन होता है तो इसमें इन्फेक्शन की सबसे ज्यादा संभावना रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज tuft of hair are seen in which type of neural tube defect? A spine bifida occulta, spine bifida cystica, anterocele hydrocephalus। इस प्रकार के क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है इसमें टफ्ट ऑफ हेयर मीन्स होता है बालों के गुच्छे। ये किस टाइप के न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में देखने को मिलते हैं? तो ये देखने को मिलते हैं स्पाइन बिफिडा ऑकल्टा में बालों के गुच्छे देखने को मिलते हैं। और ये जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है इसमें स्पाइन बाहर की तरफ आउटग्रोथ के रूप में बच्चे में निकल आती है, और ये फॉलिक एसिड की कमी से ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होती है। जब माँ गर्भवती हो और ये इसमें फॉलिक एसिड का कमी हो जाए तो इससे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बच्चे को हो जाता है। अब जो इसमें टफ्ट ऑफ हेयर सीन दिखता है मीन्स बालों का गुच्छा दिखता है, ये स्पाइन बिफिडा में दिखता है, स्पाइन बिफिडा ऑकल्टा में। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज एसोसिएटेड विथ डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी? तो इसमें जब डिगॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो कौन से इलेक्ट्रोलाइट का असंतुलन हो जाता है? पहला है हाइपोकैलेमिया, बी हाइपरनेट्रेमिया, हाइपरनेट्रेमिया, इसको आप हाइपोनेट्रीमिया पढ़ें, और फोर्थ है हाइपोकैल्सीमिया। तो डिगॉक्सिन जब टॉक्सिसिटी हो जाती है तो जो व्यक्ति में पोटेशियम की मात्रा
पोटेशियम लेवल क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। जब पोटेशियम लेवल घट जाता है तो इसको क्या बोला जाता है, इसको हाइपोकैलेमिया बोला जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोटावायरस वैक्सीन ओरल, IM, IV, सबकुटेनियस। यहाँ पर ये रोटा वायरस वैक्सीन का एडमिनिस्ट्रेशन आपसे पूछा गया है। ये रोटा वायरस वैक्सीन डायरिया में दिया जाता है, बच्चों की डायरिया को दे बहुत अच्छी वैक्सीन होती है। तो इसका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इसको 5 बूंद ओरली देते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 ओरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, whitish discharge from vagina is seen in ट्राइकोमोनियासिस, सिफिलिस, गोनोरिया, कैंडिडियासिस। इनमें से जो सफेद पानी का जैसे डिस्चार्ज होता है वेजाइना के द्वारा, ये किस प्रॉब्लम के कारण देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है कैंडिडियासिस। और ये एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन होता है जिसमें कैंडिड फंगस इन्फेक्शन वेजाइना को करता है, उससे कैंडिडियासिस हो जाता है और ये वाइट डिस्चार्ज का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉर्स रैटलिंग साउंड इन लार्ज एयरवे, स्ट्राइडर, रोंकाई, इंस्पायरेटरी गैप्स, प्लूरल, फ्रिक्शन। तो जब फेफड़ों में या श्वसन तंत्र में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे घरघराहट की आवाज वगैरह जब आती है, तो उसमें जो किस प्रकार की उसको आवाज को कहा जाता है, तो ये जो इसमें लिखा है कॉर्स रैटलिंग साउंड, ये रोंकाई इसको बोला जाता है। लार्ज एयरवे में जब इस प्रकार की आवाज देखने को मिलती है कॉर्स रैटलिंग साउंड, तो उसको रोंकाई कहते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेड कलर यूरिन इज सीन इन विच एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, रिफाम्पिसिन, एथम्ब्यूटॉल, आइसोनियाजिड, स्ट्रेप्टोमाइसिन। देखिए क्या होता है कि टीबी में 5 दवाएं प्रयोग की जाती हैं, जिसका ट्रिक होती है प्रीएस्ट। तो प्रीएस्ट का मतलब होता है पायराजिनामाइड, रिफाम्पिसिन, इथम्ब्यूटॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन और यहाँ पर आई से हो जाएगा आइसोनियाजिड। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि इसमें जो रिफाम्पिसिन जब व्यक्ति लेता है तो इससे यूरिन का कलर रेड हो जाता है, इसलिए जो कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो आर फॉर आप इसको याद रख सकते हैं, आर फॉर रिफाम्पिसिन एंड आर फॉर रेड। तो रिफाम्पिसिन से होगा रेड और ये आई से होगा आंखों में ब्लड विजन हो जाता है, और इससे इथम्ब्यूटॉल से ईयर में प्रॉब्लम होती है या कान में घंटी बजने जैसी आवाजें सुनाई देती हैं। तो इन तीनों दवाओं के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन फिर भी जो टीबी की दवा है वो पर्टिकुलरली व्यक्ति को टाइमली लेनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं करता है तो उससे क्या होगा, रेजिस्टेंस टीबी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विथ मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज। तो मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होने वाला जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या होगा, एक हाइपोकैलेमिया एंड हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरकैलेमिया एंड हाइपोकैल्सीमिया। इसमें जैसा कि बताया गया है कि मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है कि अधिक ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है, रक्तदान किया जा रहा है। कम से कम 24 घंटे में क्या होता है कि 24 घंटे के अंदर 10 यूनिट ब्लड जब किसी व्यक्ति में चढ़ाया जाएगा तो उससे कुछ प्रॉब्लम्स भी बॉडी में देखने को मिलती हैं। तो इससे जो प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, जब अधिक ब्लड बॉडी में ट्रांसफ्यूज किया जाता है तो उसमें हाइपरकैलेमिया भी हो सकता है, जिसमें जो पोटेशियम लेवल है ये बढ़ जाएगा, और हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम लेवल घट जाएगा। इसलिए क्या करते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले कैल्शियम का इंजेक्शन लगाते हैं। तो इसमें जो आंसर था ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा कि इसमें जो जटिलता आती है अत्यधिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ये आती है हाइपरकैलेमिया और हाइपोकैल्सीमिया की। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
रैमसे स्केल इज यूज्ड फॉर द असेसमेंट ऑफ एनजीएस पेशेंट, सिडेशन, एरोसल एंड पेन। तो जो रैमसे स्केल होता है इसको किस पेशेंट में यूज किया जाता है? इसको किया जाता है अवसाद की कंडीशन में, इसलिए इसको सिडेशन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रेस्ट मिल्क कैन बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर फॉर हाउ मेनी आवर्स? 2 आवर्स, 4 आवर्स, 6 आवर्स, 8 आवर्स। स्तन से निकलने वाले जो दूध होता है, मिल्क होता है, ब्रेस्ट मिल्क होता है, उसको रूम टेम्परेचर पर कितनी देर तक के लिए संरक्षित किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4 घंटे तक ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if LMP is 25 June 2018, then what is EDD? 1st April 2019, 4 April 2019, 2 March 2019, 4 March 2019। तो एक महिला की लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड 25 जून को हुआ था तो 2018 में, तो उसकी प्रसव की संभावित तारीख, जिसको कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी बोलते हैं, वो कितना होगा? तो इसका करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 9 मंथ्स लिया, फिर उसमें 7 माह जोड़ देंगे और LMP जोड़ देंगे। अब इसमें यदि काउंट करेंगे तो LMP हुई है 25 जून को, तो 25 जून से जब पहले तो क्या करेंगे, 7 दिन जोड़ेंगे, तो 25 जून में 7 दिन जोड़ने से क्या आता है, ये जुलाई आ गया, लगभग 1 जुलाई आता है। फिर जुलाई से जब 9 माह करेंगे तो ये 9 माह करने से तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 1 अप्रैल 2019 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट विच कैनुला इज यूज्ड फॉर फ्लूइड रिप्लेसमेंट इन कैजुअलिटी फॉर एन एडल्ट पेशेंट। एक एडल्ट पेशेंट में क्या हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, तो उसमें किस प्रकार के कैनुला का रिप्लेसमेंट यूज करेंगे फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए? ऑप्शन 1 है ऑरेंज, पर्पल, ग्रीन और ग्रे। फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए जब ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में जिस कैनुला का प्रयोग करते हैं ये होता है ग्रीन कलर का। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑक्सीजन फ्लो रेट ऑफ नेजल कैनुला 1 to 4 लीटर, 5 to 8 लीटर, 1 to 8 लीटर, 1 to 3 लीटर। ऑक्सीजन फ्लो रेट नेजल कैनुला का ऑक्सीजन फ्लो रेट कितना होता है? तो ये होता है 1 से 4 लीटर तक। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोमिक कैटगट एब्जॉर्प्शन टाइम ऑफ प्रोमिक कैटगट सुचर। ऑप्शन 1 7 डेज, 14 डेज, 21 डेज, 90 डेज। तो यहाँ पर ये टांकों से संबंधित क्वेश्चन है कि जो टांके होते हैं, क्रोमिक कैटगट सुचर होते हैं, इनका एब्जॉर्प्शन टाइम कितने दिन का होता है? तो ये होता है 3 महीने का, मीन्स 90 दिनों का। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लैप्रोस्कोपी प्रोसीजर्स gases is used for inhalation abdominal wall is nitrous oxide, oxygen, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीलियम। लेप्रोस्कोपी के प्रोसीजर में गैसेस जो यूज की जाती हैं इन्फ्लामेशन एब्डोमिनल वॉल की इन्फ्लेशन के लिए, ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, Which of the following is not an input device in computer? Mouse, keyboard, scanner, printer। इनपुट डिवाइस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनको क्या किया जाता है, निर्देश देने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि माउस एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है और स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस होती है। जबकि ये जो प्रिंटर होता है, ये आप लोगों ने बोला होगा इसको क्या बोलते हैं, जब
एक पेज बाहर निकल आता है तो उसको प्रिंट आउट बोलते हैं। तो आउट का मतलब है कि बाहर वाली डिवाइस है, ये आउटपुट है, ना कि क्या है, इनपुट है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिशप्स स्कोर इज यूज्ड फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर, फीटल मॉनिटरिंग, प्रोग्रेस ऑफ लेबर, फीटल वेलबींग। बिशप स्कोर प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है इंडक्शन ऑफ लेबर में। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।